हेलो एवरीवन, आई एम रिश्का। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पुमंग के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में जायांग यानी स्त्री केसर के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपके नोट्स की वजह से मैंने लिखा है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्त्री केसर या जायांग क्या होता है? पुष्प के मादा जननांग को स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा जननांग को मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर किया था। ठीक है, यह एक या एक से अधिक अंडकों यानी कार्पल से मिलकर बना होता है। कैसे? मैंने बताया था, यदि ये एक होता है तब इसको स्त्री केसर कहते हैं। यदि एक से अधिक हो गए, जैसे कि ये रहे, इस तरीके से ढेर सारे लगे होते हैं, जैसे कि गुड़हल के पौधे में देखेंगे, यदि एक से ज़्यादा है तब उसे जायांग बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडक के 3 पार्ट्स होते हैं: ओवरी, अंडाशय, वर्तिकाग्र स्टाइल, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ठीक है, अंडक का शीर्ष भाग, अंडक का ये शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है, आधार भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग, ये जो भाग होता है, ये भाग जो होता है ये अंडाशय कहलाता है। अंडाशय या ओवरी। वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ने वाली नली वर्तिका कहलाती है, यानी स्टाइल। ये वर्तिका। अब आता है बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी के अंतर्गत हम बीजांड की संरचना को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें लिखा है वही हम बीजांड की संरचना में देखेंगे। ठीक है, अंडाशय के अंदर बीजांड एक पतली संरचना द्वारा जुड़ा होता है। अब कैसे जुड़ा होता है, अब मैं स्ट्रक्चर से बताती हूँ। अब इसमें क्या लिखा था? अंडाशय के अंदर बीजांड एक पतली संरचना द्वारा जुड़ा होता है। इस संरचना को बोलते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा होता है। ओके, बीजांड का वह स्थान जहां यह बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे निभाग यानी हाइलम कहते हैं। अब ये कहाँ होता है, ये बोल रहा है इसको और इसको। कैसे? देखो, बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। अब यहाँ से बीजांड वृंत जुड़ा है ना बीजांड से, तो इसको बोलते हैं हाइलम यानी नाभिका। ठीक है, बीजांड एक या 2 आवरणों द्वारा ढका होता है। 1 या 2 आवरणों यानी फर्स्ट और सेकंड, जैसे क्या कहते हैं, जिसका बाहरी आवरण बहि अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतःअध्यावरण कहलाता है। इसका ये वाला पार्ट्स जो होता है वो कहलाता है ये वाला पार्ट्स। ठीक है, बहि अध्यावरण।
अब यहाँ क्या कह रहा है, तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है, यानी ये वाला अंतः अध्यावरण। ठीक है। ऐसा बीजांड जिसमें दो अध्यावरण पाया जाता है जिसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। अब दो अध्यावरण जैसे कि 1 2 इसमें पाए जा रहे हैं 2, तो उसे बोलते हैं द्विअध्यावरणीय बीजांड। ठीक है। जैसे कि अधिकतर पुष्पीय पादपों जिसमें पुष्प उत्पन्न होता है ना, उसी वाले में ही 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। जैसे कि ये भी एक पुष्प की ही संरचना है, आप इसमें देख सकते हैं। तथा वे बीजांड जिनमें केवल एक आवरण पाया जाता है उसे एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। जैसे कि सूरजमुखी और गेंदा के पुष्प में। ठीक है। कुछ पौधों में बीजांड आवरण रहित होता है। ठीक है, उसे अध्यावरणहीन बीजांड कहा जाता है। जैसे लॉरेंथस और चंदन के पौधे में आप देख सकते हैं। बीजांड के अग्रभाग पर बीजांड अपूर्ण होता है। ये यहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है, जिससे यहाँ पर स्पेस हो जाता है, जिसके कारण यह छिद्र बन जाता है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदूतक कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ का जो भाग होता है वो मृदूतक कोशिकाओं का बना होता है। इसके अंदर भ्रूण कोश होता है। इसके ये वाला भाग जो होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कहलाता है बीजांड काय, जिसे हम बीजांड काय यानी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। बीजांड का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं निभाग यानी चलाजा कहलाता है। अब यहाँ ये अध्यावरण निकले हैं, यहाँ पर अपूर्ण होता है, इसी जगह को ही हम निभाग यानी चलाजा कहते हैं। ठीक है। ओके, तो बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है। जैसे ये बनाई हुई है मैंने, ये थोड़ी बड़ी बना देती हूँ। ये बीच में जो संरचना पाई जाती है इसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है। भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। गुरु बीजाणु से होता है, यानी गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है। गुरु बीजाणु इसी को बोलते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर कैसे? 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर केंद्रक होता है। ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको जिसे प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। इन तीनों को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ठीक है। ओके, तो इस वाली तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ठीक है। अब आता है भ्रूणकोश के मध्य में दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जो कि ये हैं। ये 2 होते हैं परंतु एक इस तरह से होते हैं। ठीक है। इस तरह से इसमें 2 केंद्रक होते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक।
ठीक है। बीजांड द्वार की और 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें से इधर उधर की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक होता है ये वाली और एक ये वाली, एक ये और एक ये। इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है। तथा मध्य की कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। इसकी मध्य वाली कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका। अब इन तीनों को सम्मिलित रूप से, इन तीनों को पहले तो इधर उधर की कोशिकाओं को सहायक कोशिका बोल रहे थे और बीच वाली को अंड कोशिका। अब इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है अंड समुच्चय। ठीक है। यह हमारी बीजांड की पूरी संरचना बन गई है और आज के लिए बस इतना ही। ये बीजांड की संरचना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बीजांड के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।